हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 के अकाउंट्स का वन शॉट रिवीजन। बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट का ये रिवीजन है। आपने यदि इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा या स्किप कर दिया था उस समय कि चलिए ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे बाद में पढ़ लेंगे, तो आज ये वीडियो देखकर आपको सारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ जाएगा। यदि कोई ऐसे टॉपिक थे जो आपके लिए अभी भी कंफ्यूजिंग है तो आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लेंगे। आज यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल क्लास 11 अकाउंट्स पर शेयर कर दूंगी ताकि आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट के नोट्स भी हो जाएं और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वहां से पढ़ लें। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। साथ ही साथ ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें अभी तक इसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाती हूँ, किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। सारे नोट्स भी आपको विदाउट एनी चार्ज दिए जाते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि मेरा ये चैनल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किसी भी तरह के कोई पेड कोर्सेज नहीं है, सभी चीज़ें यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मैं अवेलेबल हूँ, स्टडीनेटिक नाम से मेरा वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं आपको सभी चीजें अवेलेबल कराती हूं। तो आप मेरे उन सभी तरीकों से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मेरे YouTube चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? रिवीजन, बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख रहे हैं या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्योंकि क्लास 12 के अकाउंट्स को भी मैं पढ़ाती हूं। अब आपके एग्जाम हो जाएंगे, आप क्लास 12 में आ जाएंगे, तो वहां पर भी आपको सारे वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। इस सेशन से मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब मैं लाइव क्लासेस लूंगी, जिससे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे तुरंत ही पूछ सकते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के साथ। देखिए यहाँ पर मेरी ऐसी कोशिश है कि मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की भी हेल्प करूं। तो मैं वैसे तो समझाती हिंदी में ही हूँ, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, उनका हिंदी में मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर मैं उनका मतलब हिंदी में बताती जाऊँगी और आप समझते जाइएगा। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो ध्यान से समझिए, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है किस चीज़ की? आइडेंटिफाइंग द इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ऐसे इवेंट को पहचानना जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो पैसों से संबंधित हैं। रिकॉर्डिंग दैम इनटू द जनरल, उनकी रिकॉर्डिंग करना जनरल में, मतलब जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, हमने कोई सामान खरीदा तो तुरंत हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी होगी कि हमने सामान खरीदा। उसके बाद हमने कोई सामान बेचा तो उसकी हमें तुरंत रिकॉर्डिंग करनी होगी कि हमने सामान बेचा। हमने रेंट पेड किया तो हमें उसकी तुरंत रिकॉर्डिंग करनी होगी कि हमने रेंट पेड किया। उसको क्लासिफाई करना उनके रिस्पेक्टिव लेजर में। अब हमने तो जनरल में एंट्री कर दी, खरीदने की, बेचने की, रेंट पेड करने की, सब चीज़ों की हमने जनरल में एंट्री कर दी, लेकिन अब हमें उन्हें क्लासिफाई तो करना होगा ना। हमारे पास 50 एंट्री इकट्ठी हो गई, अब हमें खरीदने की एंट्री अलग करनी होगी, बेचने वाली एंट्री अलग करनी होगी, या रेंट हमने जो पेड किया है उसकी इंफॉर्मेशन अलग से कलेक्ट करनी होगी। तो वो हम कैसे करते हैं? लेजर बनाकर, ठीक है ना। ये होता है जनरल, ये होता है लेजर। ओके, समराइज देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या करते हैं? हमने ये सारी चीज़ें करें, उसके बाद हम उसके समराइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें लॉस हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पैसा मार्केट में ज़्यादा दे दिया है लेकिन हमारे पास कम आया है, या हमारे पास ज़्यादा आ गया है मार्केट में हमें कम देना है तो हमें प्रॉफिट है। तो हम उन्हें समराइज कैसे करते हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के। और बैलेंस शीट एंड
बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। मतलब दोनों चीज़ों को, जितनी हमारे पास संपत्ति है, जितनी हमारे पास एसेट्स है और जितनी हमें लायबिलिटी है, जितना हमें देना है, उनको हिसाब से हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ यूजर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके यूजर्स को देते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? हम क्यों जनरल एंट्री बना रहे हैं, हम क्यों लेजर बना रहे हैं, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, क्यों बैलेंस शीट बना रहे हैं? क्योंकि हम ये सारी इंफॉर्मेशन किसे देना चाहते हैं? हम ये सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किसको? इसके यूजर को। अब ये यूजर कौन है मैडम? जो इसकी जानकारी चाहते हैं। अब कौन लोग हैं ये जो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें उन्हें पता चले? इसमें इंक्लूड होते हैं कंपनी के ओनर, जो कंपनी चला रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, उसका जो मालिक है वो जानना चाहता है ना कि उसको प्रॉफिट हुआ है, उसे लॉस हुआ है, उसके पास कितना पैसा आया है, उसके पास कितना पैसा गया है। और कौन? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिसे कंपनी से या बिजनेस से पैसा लेना है, वो देखना चाहता है ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी लॉस में डूब रही है या ये बिजनेस लॉस में डूब रहा है। तो वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। बैंक जो लोन प्रोवाइड कराती है, बैंक लोन देती है ना बिजनेस को कि भैया तुम जाओ अपना बिजनेस करो, तो वो बिजनेस लोन जब दे रही है तो वापस भी लेगी, तो वो देखेगी कि भैया बिजनेस दे पा रहा है या नहीं ले दे पा रहा है लोन। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कभी कभी पैसा क्या करती है, कोई भी कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा ले लेती है। एम्प्लॉयज जो वहाँ काम कर रहे हैं, क्या आप कभी ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जो लॉस में चल रही है? नहीं करना चाहेंगे ना। आप ये देखेंगे कि उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, वो कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। तो आप वहाँ के एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट है वो भी नज़र रखती है बिजनेस पे कि ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस बस लोन लिए जा रहा है, कुछ काम वाम नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये सब कौन होते हैं? ये इनके यूज़र होते हैं और इनको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। यदि आपको थ्योरेटिकल रूप में अकाउंटिंग को मीनिंग पूछा जाए या डेफिनेशन पूछा जाए तो ये ज़रूर कीजिएगा, कोई भी किसी भी ऑथर की एक डेफिनेशन लिख देना। जैसे अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेशन, जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप किसी भी ऑथर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हिंदी में ही किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसकी प्रोसेस। प्रोसेस का हिंदी में मतलब होता है प्रक्रिया, मतलब किस तरह से अकाउंटिंग काम करता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला काम होता है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। मतलब फाइनेंशियल जो पैसों से संबंधित है उन ट्रांजैक्शंस को समझना और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना। ठीक है, आप आए, आपने बोला कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है, आप मेरे बिजनेस में आए, हम कार्टून कुछ उठा रहे थे, आपने कहा मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने कहा कर दो। उसने कार्टून उठवाने में मेरी मदद कर दी और वो दोस्त था मेरा, मैंने उसे बाय बाय किया। अब उसने जो मेरी हेल्प की है, क्या मैं उसे नोट करूँगी? नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरी सिर्फ हेल्प की है, इसमें फाइनेंशियल नेचर का कुछ भी काम नहीं हुआ। लेकिन यदि कोई मैं वर्कर बुलाऊंगी और उससे कहूँगी ये सारे कार्टून आपको ऊपर उठा के रखना है, मैं आपको इसके बदले 500 रुपीज़ दूंगा, तो ये हो गया फाइनेंशियल नेचर का। क्यों? क्योंकि हमने उसे 500 रुपये दिए, उसने हमारा काम किया, हमने उसे पेमेंट किया। तो इस ही 500 रुपये वाले जो ट्रांजेक्शन है इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। वो ट्रांजेक्शन जिसमें हमने कोई भी पैसों का लेन देन नहीं किया है उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब देखो, हमने क्या किया, पहचान लिया कि ये पैसों से रिलेटेड है ये ट्रांजेक्शन। अब उन्हें मेजर करना और बुक्स में रिकॉर्ड करना। जैसे जो फ्री में करके गया था उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इससे हमने पैसे दिए थे उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग करना। अब हमने पहचान लिया कि ये ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो उसे रिकॉर्ड करना है, उसे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना है। अब हम इन्हें कैसे लिखते हैं? इन्हें लिखने के लिए क्या होता है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ जो हमें लगा कि हाँ हमें इन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, उन्हें हम एक जनरल एंट्री, जनरल का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। जनरल का एक फॉर्मेट होता है, इसमें सबसे पहले डेट डलती है, उसके बाद डलता है पर्टिकुलर्स, उसके बाद डलता है LF,
और उसके बाद होता है डेबिट और उसके बाद होता है क्रेडिट। ये इसका एक फॉर्मेट होता है जिसके हिसाब से हम जनरल में एंट्री करते हैं। ठीक है, ये तो हम वन शॉट रिवीजन पढ़ रहे हैं, तो आई होप आपको ये आता होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम एंट्री करते जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग करने का तरीका होता है लेजर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर जनरल में एंट्री करी, पहले मैंने खरीदने की एंट्री कर दी, फिर मैंने बेचने की एंट्री कर दी, फिर मैंने रेंट पेड करने की एंट्री कर दी, फिर मैंने सैलरी देने की एंट्री कर दी। अब ये जब मैं सारी एंट्रीज कर दूंगी तो मुझे ये मेरे लिए ये एंट्रीज बड़ी हौच पौच हो जाएगी। अब मुझे यदि इसमें से देखना है कि सिर्फ मुझे खरीदा कितना सामान, तो अब मुझे इतनी 50, 100, 500, 1000 एंट्रीज में से वो सिर्फ खरीदने वाला देखने के लिए बहुत टाइम को मेरा कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं बनाऊंगी लेजर जिसमें मैं सिर्फ परचेज करने का अकाउंट बनाऊंगी, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के लिए जो लेजर बनता है वो टी शेप में बनता है हमेशा। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाता है डेबिट, यहाँ पर आ जाता है क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर आती है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से लेजर का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्या होता है समराइजिंग। हम समराइजिंग कैसे करते हैं, मतलब हमने ये सब बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो चीज बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ये बनाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया है और हमारे पास पैसा कम आया है, तो वो चीज़ पता चलती है। और आखिरी में बनती है बैलेंस शीट जिसमें बिजनेस की सारी एसेट्स, मतलब जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं और जितनी भी हमारी देनदारियां हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, और आखिरी में होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये सब बनाने के बाद एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मीनिंगफुल कंक्लूजन, जिसका मतलब है कि ये देखा जाता है कि कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, फ्यूचर में उसे कौन से चेंजेस करने की नीड है, या ऐसे कौन से काम थे जिसके कारण कंपनी को लॉस हो गया, या ऐसी कौन सी वजह थी जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो गया, उन सबको देखा जाता है। और आखिरी में कम्युनिकेटिंग किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है किसको, इसके यूज़र को, ताकि वो इन सारी चीज़ों को लेके फाइनल डिसीजन ले सके। क्योंकि फाइनल डिसीजन कौन लेता है, जो कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को देखता है कि क्या वजह हैं जिनसे लॉस हुआ या क्या वजह हैं जिनसे प्रॉफिट हुआ, और उसे सुधारने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या होते हैं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब क्या है, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, मतलब जितनी भी हमारे लेन देन हुए हैं, पैसा आया है, पैसा गया है, उनको मेंटेन किया जाता है। डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, मार्केट में हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बारे में भी हमें कैसे पता चलता है, जब हम कोई एंट्री करते हैं, जब हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। यदि हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमारा तो ह्यूमन माइंड है, भूल जाएंगे हम, तो जब हम कुछ रिकॉर्ड रखते हैं तब फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में हमें पता चल जाती है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मतलब क्या होता है, जब मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, मैनेजमेंट काम कर रहा है मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, वहाँ का जो डायरेक्टर है, वहाँ का जो मैनेजर है, जब उसको पोजीशन पता चलेगी तभी तो वो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा, तभी तो वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा, बजट बता पाएगा, फॉरकास्टिंग कर पाएगा कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या चेंजेस की नीड है, तभी वो कर पाएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र, वही चीज़ है कि जो उसके यूज़र हैं उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना। दो तरह के यूज़र होते हैं, पहला होता है इंटरनल यूज़र और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र मतलब जो कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे उसके एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं। और एक्सटर्नल कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, बैंक है, ये कंपनी के अंदर काम नहीं कर रही पर इसने कंपनी में पैसा लगाया है, तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहती है। ठीक है, और प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस की जो एसेट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प मिलती है। ऐसा पता चला कि आप बिजनेस के एसेट्स को सेल कर करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, एसेट्स खत्म हो गई है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें इसी से पता चलती हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वही चीज़ को रिपीट कर करके बताया गया है, वो तो आपको नोट्स प्रोवाइड करना है इसलिए मैंने लिख दिया। प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। देखो लीगल रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट नया है, जैसे हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी, हमने किसी को सामान बेचा था,
ठीक है, उसने वो हमें सामान वापस कर दिया, कुछ डिफेक्ट था, ठीक है। अब सामान वापस कर दिया, हमने उसे सामान बेचा था, उसने हमें सामान वापस कर दिया, हमने इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा, लेकिन वो बाद में कहने लगा कि आपने जो हमें सामान बेचा था हमने उसे वापस नहीं किया, वो तो हमारे पास ही पड़ा है। हम बोलेंगे नहीं, आपने तो हमें वापस कर दिया था, आपने हमसे कहा था कि आपका सामान डिफेक्टिव है और आपने हमें वापस कर दिया था, देखिए हमारे पास रिकॉर्ड है। यदि वो नहीं मानता है तो हम कोर्ट चले जाएंगे, हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड है ना, हमारे पास तो लिखित में वो सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ों, ये सारे मैटर्स को सॉल्व करने में, सारे लीगल मैटर्स को सॉल्व करने में कौन हेल्प करता है? हमारा रिकॉर्ड्स, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है मैनेजमेंट को, बैंक को, एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को। एंड असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है ना। असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैनेजमेंट आगे डिसीजन ले सकती है, फॉरकास्टिंग कर सकती है। ओके, अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, वही पॉइंट्स हैं, आप भी जानते हैं इतना कि पॉइंट्स को आगे पीछे करके एडवांटेज में, फंक्शन में, इन सब चीज़ों में लिखा जा सकता है। तो देखिए वही पॉइंट्स है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी मतलब हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते हैं। हमारी मेमोरी में जब कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ चली जाती है ना। हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, कुछ नई चीज़ आ गई तो पुरानी चीज़ चली गई। तो ये मेमोरी को रिप्लेस करने का काम करती है, क्योंकि जब हमारे पास लिखा हुआ कुछ रहता है, हम लोग क्यों कहते हैं भैया पढ़ाई कर रहे हो तो नोट्स बना लो, पढ़ाई कर रहे हो तो नोट्स बना लो, क्यों? क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है और वो नोट्स हमें हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो वही रिप्लेस मेमोरी करता है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है, टैक्स देना पड़ता है, बिजनेस आपका बड़ा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उसके बारे में ये बताता है। फैसिलिटेट लोन, लोन आपने यदि कोई लिया है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो लोन बैंक से लोगे ही ना। तो लोन जब आप लेते हो तो उस लोन की सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ पर लिखते हैं? हमारे अकाउंट्स में लिखते हैं। एविडेंस ऑफ कोर्ट, जैसा मैंने बताया कि यदि कोई किसी बात से मुकर जाता है तो कोर्ट में हम अपना एविडेंस दे सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास लिखित में है, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है कि हमने इस तरीके से किया था, ये मान नहीं रहा है, तो वो मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। यदि हम कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें हमारा बिजनेस सेल करना पड़ता है, ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए कि हमारी जो फर्म है या हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है। हम रिकॉर्ड्स बताएंगे तभी तो वो मानेंगे ना खरीदने वाले कि हाँ आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तो आपको अच्छा उसका दाम मिलेगा बिजनेस का, ठीक है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। असिस्टेंस ऑफ द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यदि आप दिवालिया हो गए, किसी ऐसी कंडीशन बनी कि आप दिवालिया हो गए, आपकी सारी चीज़ें खत्म हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपके रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी लिमिटेशन है, देखिए यही पॉइंट्स है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब आप अकाउंटिंग पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते, ये भी एक उसका लिमिटेशन है। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू, बिल्कुल सही वैल्यू नहीं बताता है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, मतलब वो मेरा फ्रेंड आया था, उसने मेरी कार्टून उठाने में हेल्प करी, लेकिन ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि भैया उसने पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन उसने मेरी हेल्प तो की ना, ये उसकी क्वालिटी थी कि उसने मेरी हेल्प की, पर वो मैं इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सारा काम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, यदि किसी तरह का कोई प्राइस लेवल चेंज है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा प्राइस लेवल चेंज क्या होता है, तो ये उसको भी इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग में लीड द विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ना, यहाँ पर घपला होने का, लोगों क्या करते हैं ना, जो अकाउंटेंट होते हैं वही क्या करते हैं ना, उसमें गड़बड़ी कर देते हैं, जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वही गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक होती है। रिकमेंडेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड, दूसरी मेथड भी यूज की जा सकती है। अकाउंटिंग नेवर शो द मार्केट वैल्यूज और एसेट्स ऑफ बिजनेस, जो अकाउंटिंग है वो जो मार्केट में इस समय जो वैल्यू चल रही है उसके बारे में नहीं बताता है, इसके कारण इसे एक लिमिटेशन ही समझा गया है। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, देखिए क्या होती है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया है जिसमें 3 ब्रांचेस बताइए कौन कौन सी है। देखिए
क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमको सिर्फ जो यहाँ पर पढ़ना है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बता ही दी आपको क्या होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, समराइज करना होता है, कैटेगराइज करना होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आपको अभी अपने क्लास 11th में नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन दे दी है, जिसे आप मैं जो PDF शेयर करूंगी ना किसमें, मेरे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर आप देख लेना। बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। ये 3 वर्ड हैं जो बुक में भी दिए हैं और बच्चे उससे कंफ्यूज होते हैं। जो बुक कीपिंग होती है, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, देखिए। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट, identification the transaction, financial nature, recording in the books of account and the classify into the ledger। सिर्फ ये लेजर तक क्लासीफाई करने का काम करती है। बुक कीपिंग का काम है सिर्फ लेजर तक का काम करना, उसके आगे का काम ये नहीं करती। उसके आगे का काम कौन करती है, उसके आगे का काम करती है हमारी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल नेचर इवेंट, recording them into the general, classify into the ledger, summarize them the profit and loss account, balance sheet and communicating the result of user such information। मतलब ये पूरा आखिरी तक का काम करती है, ठीक है ना, बिल्कुल आखिरी तक का, यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक का। अब अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक वे में नॉलेज अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग एक काम है और अकाउंटेंसी उस काम को समझना है। तो अकाउंटिंग का क्या मतलब है, सारा काम करना, जनरल, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, फिर यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। लेकिन अकाउंटेंसी इन चीज़ों को समझना है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट द फाइनेंशियल डाटा। आपको हिंदी में ही बता देती हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है हमको, ठीक है, कि अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है। तो उन डेटा को कलेक्ट करने को ही क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, है ना, बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। देखिए एक यहाँ पर मैंने वही किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख दी है, वही लिखना है आपको। टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग प्रॉफिट और सरप्लस। द income statement makes available to accounting information about the profit earned or loss incurred the result of business operation otherwise during the accounting year। है ना, accounting information मतलब हमें प्रॉफिट या सरप्लस की इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे जिससे हम प्रॉफिट कितना अर्न किया है फर्म ने और लॉस हुआ है उसको यदि किसी तरीके का, उसका पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन क्या है, ठीक है ना, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है उसके बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कितना पैसा आ रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिलायबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, मतलब सच्ची इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हमने सामान खरीदा है 10,000 का, तो हमें उसे 10,000 ही लिखना है, हमें उसे 9,000 नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारी जो सारी रिकॉर्डिंग है इसी चीज़ पर डिपेंड है, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है मस्ट बी रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल इन्फॉर्मेशन मींस इट्स वेरीफाई फ्री ऑफ बायस एंड मटेरियल एरर, मतलब किसी तरह की इसमें गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, कभी कभी अकाउंटेंट गड़बड़ी कर देते हैं, कभी कभी जानबूझ के गड़बड़ी की जाती है, कभी कभी क्या होता है हमसे गलती से गलती हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेवेंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द यूजर, इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट इफ इट मीट्स द नीड ऑफ यूजर ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब ऐसी नहीं हो फालतू की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, काम की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंड कर सके, यूजर्स को समझा सके कि ये क्या है इन्फॉर्मेशन,
और नेक्स्ट होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है या ये जो हमारे पास डेटा आया है इसे हम कंपेयर कर सके कि भैया हमें इस साल तो अच्छा प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल लेकिन हमें उससे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ। हम अपने पिछले साल के जो डेटा है उससे इस साल के डेटे को कंपेयर कर सकते हैं, या हमारी जैसे ही कोई बिजनेस है उसको दूसरी कोई बिजनेस है उन दोनों के डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। ओनर और जो मैनेजमेंट होता है वो इंटरनल यूजर होता है, और एक्सटर्नल यूजर होते हैं उसके एम्प्लॉय, वर्कर्स, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सब कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जल्दी जल्दी आपको ये भी कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि हमारा पूरा इंट्रोडक्शन एक ही में हो जाए। चलिए, पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सामान बेचा, तो ये क्या हो गया, पैसों का लेन देन हो गया, तो ये क्या हो गया, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। मैंने बिजनेस में कोई सामान मतलब समझ लो मेरा बिजनेस है जिसमें मैं क्लॉथ्स को सेल करती हूँ, तो मैंने क्लॉथ को सेल किया, तो ये क्या हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो एस्पेक्ट होते हैं। रिसीव्ड, मैंने क्लॉथ्स बेचे, ठीक है, तो क्लॉथ्स मेरे चले गए, गिविंग क्या है, क्लॉथ्स, और रिसीविंग क्या है, मनी, ठीक है। जो मेरे पास रिसीव हुआ उसे कहेंगे डेबिट, और जो मैंने गिविंग करा उसे कहेंगे क्रेडिट, ठीक है। जो मेरे पास से गया वो क्रेडिट हो गया और जो मेरे पास रिसीव हुआ वो डेबिट हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अकाउंट। अकाउंट मतलब जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने सेल्स किया, परचेज किया, सैलरी की, टेलीफोन एक्सपेंसेस किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किया, तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि इसके आगे क्या किया जाता है, इसके आगे हमेशा अकाउंट लिखा जाता है, A/C, जैसे सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो इसके आगे सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। नेक्स्ट होता है कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है ना, कैपिटल लगाता है, कौन, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला पैसा लगाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जाके बैठा और बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपको भी पता होगा कि जब भी कोई स्टार्टअप होता है या कोई बिजनेस होता है तो कुछ ना कुछ आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। जैसे मैं हूँ, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने ये बोर्ड लिया, इसमें पैसा लगाया, मेरा जो कैमरा है उसमें पैसा लगाया, मेरा जो माइक है उसमें पैसा लगाया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो पैसा लगाना होता है, तो इसे कहा जाता है कैपिटल। नेक्स्ट होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, कभी कभी बिजनेस में पैसा लगाने के बाद जो बिजनेसमैन है उसको पैसों की नीड आ जाती है। हाँ, उसने सपोज 1 लाख रुपीज़ लगाया, उसने सोचा कि मैं 1 लाख रुपीज़ मेरे बिजनेस में लगाऊंगा। अब उसने लगाया, 2 महीने बाद उसके घर में उसे कुछ नीड आ गई, उसमें से उसने 10,000 निकाल लिए। तो जो उसने 10,000 निकाल लिए अपने बिजनेस से, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा बच्चों ड्राइंग, ठीक है ना, हिंदी में और इंग्लिश में और हिंदी में इसको बोलते हैं आहरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हमारे को किसको पैसा देना है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बैंक से लोन भी लिया, अपनी कैपिटल भी लगाई, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से भी लोन लिया। तो अब जो ये बैंक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इवन मैं खुद, मैं सब लायबिलिटी हूँ, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग होता है। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस को, उस बिजनेसमैन को पैसा लौटाना होता है। क्योंकि देखो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम भी तो चाहते हैं ना कि हमें प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस की क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो लायबिलिटी साइड सारी चीज़ें आती है, बैंक लोन, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हमेशा लायबिलिटी साइड आती है, ये बात ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है ना, जो हमारी संपत्ति है, जैसे हमारी लैंड हुई, बिल्डिंग हुई, गुडविल हुई, ये सारी क्या होती है, गुडविल मतलब हमारा नाम, हमारी ख्याति, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी एसेट्स कहलाती है, क्योंकि ये बिजनेस में हमारे पास रहती है, तो ये सब हमारी एसेट्स आती है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसे एसेट साइड लिखते हैं, जैसे लैंड हुई, बिल्डिंग हुई या गुडविल हुई, ये सब एसेट साइड आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सही सभी उसकी पूरी डिटेलिंग है, इसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगी। नेक्स्ट है रिसिप्ट। यदि किसी से हमें कोई पैसा मिल रहा है, हमने उसे रिसिप्ट दे दी थी कि भैया तुम हमें, उसने बोला पैसा अभी नहीं है, हम बाद में देंगे, लेकिन हमने उसे एक रिसिप्ट दे दी कि तुम हमें बाद में पैसा दे देना, तो जब वो हमें पैसा देगा तो वो हमारा क्या होगा, रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही रिसिप्ट होती है। रिसिप्ट भी बहुत सारी होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, आप पढ़िएगा इसको। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा खर्चा, किसी भी तरह का खर्चा हो सकता है जो हमें आगे लंबे समय में बेनिफिट दे, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब ऐसे खर्चे जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, रेंट देना। आप भैया किसी को सैलरी नहीं दोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, तो ये सब क्या कहलाता है, ये हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इनकम, इनकम का क्या मतलब है, जो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, मतलब पूरे, आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइम का होता है, 1 अप्रैल से to 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, और इसमें जितनी भी हमने खर्चे किए हैं और उसके बदले हमें जो पैसा मिला है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 15,000 का सामान बेचा, 15,000 का जो सामान था उसे 21,000 में बेचा। ठीक है ना, तो 15,000 का सामान बेच दिया 21,000 में, तो जो ये 6,000 है ये हमारी है इनकम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट और इनकम में क्या अंतर है, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज कैरिड बाय द एंटरप्राइजेस टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, प्लॉट वॉज परचेज 50,000, 3 ईयर लेटर इट इज सोल्ड 1,50,000। देखो, इनकम का क्या मतलब है, जो हमें डेली एक्टिविटीज से मिलती है। ठीक है, जैसे हमने सामान बनाया, फिर बेचा, फिर हमारे पास पैसा आया, तो जो बीच का पैसा था वो हमारी इनकम हो गई। लेकिन जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कभी कभी होता है, जैसे हमने कोई लैंड खरीदी थी 50,000 की, उसे 3 साल बाद बेच दिया 1.5 लाख में, तो 1 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया, तो यही यहाँ पर वो प्रॉफिट है। ठीक है, गेन, ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी होने वाले ट्रांजैक्शन से होता है, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट सेल कर दी, कोई हम कोर्ट केस जीत गए, या हमारी कोई एसेट्स ऐसी थी जिसने हमें गेन दे दिया, या हमने कोई लैंड का भाग भेज दिया जो हमारी हाउस थी या सिक्योरिटी थी, उसके कुछ सालों बाद उसका हमें पैसा मिल गया, तो इन सब चीज़ों से जब हमें पैसा मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। नेक्स्ट है लॉस। लॉस का क्या मतलब है, जब खर्चे ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो उसे क्या कहा जाता है, लॉस कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है परचेज। जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं, जब वो खरीदा हुआ सामान वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं, जब कोई सामान बेचते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं, और जब कोई खरीदा हुआ सामान बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ जाता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू। द अमाउंट ऑफ मनी दैट द प्रोड्यूसर रिसीव्ड फॉर एक्सचेंज द सेल ऑफ गुड्स इज द रेवेन्यू, है ना। जब कोई उसके द्वारा बनाया हुआ सामान बेचा जाता है और उससे जो पैसा आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू मीन्स सेल रेवेन्यू, इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट द प्रिविलेज प्राइस ऑफ द मार्केट। मतलब जो सामान उसने बनाने के लिए जो बिजनेस खोला है उसे बेचने से जो पैसा मिल रहा है उसे रेवेन्यू कहा जाता है। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सामान बनाया जाता है, जैसे क्लॉथ्स बना रहे हैं, ठीक है, क्लॉथ्स बना के बेचने का या शर्ट्स बना के बेचने का बिजनेस है, तो शर्ट्स बनाकर बेचने के लिए उसको कितनी सारे गुड्स खरीदने पड़ेंगे, उसको स्विंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, उसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसे क्लॉथ खरीदना पड़ेगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा गुड्स। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो सामान खरीद के हम अपने बिजनेस में रख लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्टॉक कहा जाता है, क्योंकि जब तक उसे बनाया नहीं जा रहा है वो बिजनेस में रखा हुआ है, वो स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेटर। डेटर्स कौन होते हैं, जैसे हमने सामान बेचा किसी को, उसने बोला कि भैया हमारे पास अभी पैसे नहीं है, हम थोड़े टाइम बाद आपको पैसे देंगे, तो जब वो हमें पैसा नहीं देता जब तक, वो हमारा डेटर्स है। ठीक है, क्योंकि जब भी वो हमें पैसा देगा उससे हमें पैसा मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल भी डेटर्स के ही तरह होता है थोड़ी थोड़ी, जिसमें क्या होता है ना, पैसे के बदले बिल
बिल दे दिया जाता है, ठीक है, कि आप ये इस बिल रख लो और थोड़े टाइम बाद उससे हमें पैसा मिल जाएगा। इसमें एक स्पेसिफिक डेट दी होती है। बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक डेट दी है और डेटर्स कभी भी पैसा दे सकते हैं। उसी तरह क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स जिन्हें हमें पैसा देना है, डेटर्स जो हमें पैसा देंगे, क्रेडिटर्स जिन्हें हमें पैसा देना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से बिल्स पेबल होता है, बिल रिसीवेबल मतलब जिससे हमें स्पेसिफिक डेट पे पैसा मिलेगा, बिल्स पेबल जिससे हम स्पेसिफिक डेट पे पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट डिनोट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी स्पेंड टू क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। क्लॉथ बनाने की जो कॉस्ट आ रही है, स्विंग मशीन पे सिलने की, क्लॉथ लाकर पूरा एक शर्ट बनाने की जो कॉस्ट है, सपोज 2000 है, तो क्या आप 2000 पे ही सेल कर दोगे? नहीं, आप प्रॉफिट लोगे तो आप 2000 का शर्ट 3000 में सेल करोगे। तो कॉस्ट कितनी है? 2000 है, क्योंकि उसे बनाने में खर्चा आया है 2000 का। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या होते हैं? ये एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। जब भी आप कहीं पर मार्केट में जाते हो तो आपको एक बिल मिलता है, बिल मिलता है ना, उसकी एक कॉपी क्या करता है जो बिजनेस वाला है या जो शॉपकीपर है वो अपने पास रख लेता है। तो वो कॉपी क्या कहलाती है? वाउचर कहलाती है, क्योंकि उसी कॉपी के थ्रू वो क्या करता है, अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करता है। याद तो नहीं रहेगा, वो एक शॉप पे बैठा है, दिन भर उसने 10 साड़ियाँ सेल करी या 10 शर्ट सेल की है, तो उसे याद नहीं रहेगा, लेकिन उनके बिल वाउचर्स उनके पास रहेंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताइए। डिस्काउंट, किसी तरह का डिस्काउंट दे दिया, आ जाओ हमारे यहाँ खरीद लो सामान, 10% डिस्काउंट है, तो वही डिस्काउंट है, ठीक है ना। बैड डेब्ट्स, ऐसा पैसा जो डूब गया, हमें लेना था पर हमें मिला ही नहीं, डूब गया पैसा, तो उसे कहा जाता है बैड डेब्ट्स, मतलब डूबा हुआ पैसा। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आखिरी में बनाई जाती है, जिसमें सारी एसेट्स मतलब सारी संपत्तियां और सारी लाइबिलिटीज को लिखा जाता है। बुक वैल्यू, दिस इज अ अमाउंट विच द आइटम एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ अमाउंट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब जो उसकी बुक वैल्यू है, किसी भी एसेट की बुक वैल्यू, जैसे हमने 5 लाख में कोई एसेट खरीदी थी तो उसकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख। तो क्या 5 साल बाद भी उसकी 5 लाख की वैल्यू रहेगी? आपने कार खरीदी 5 साल बाद उसकी वैल्यू में थोड़ी सी तो कमी आएगी ना, तो उसे, लेकिन जो उसका जो मेन अमाउंट आपने पे किया था उसे हम कहेंगे बुक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने में सामान बेचा है। क्रेडिट, जो दिया जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, जो लिया जाता है उसे डेबिट करते हैं। डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया कि हमने कोई भी चीज़ खरीदी, जैसे हमने कार खरीदी, 5 लाख की कार आज खरीदी है, 5 साल बाद क्या उसकी कीमत 5 लाख होगी? जब आप उसे बेचने जाएंगे तो क्या 5 लाख में बिकेगी? नहीं, उसकी कीमत हो जाएगी कम। तो वो जो कीमत कम होती है उससे डेप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में और ह्रास कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है एंटिटी। बिजनेस एक एंटिटी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, ये सब एक एंटिटी है, बिजनेस को एंटिटी कहा गया है, ठीक है। एंट्री क्या होती है? जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया होना। प्रोप्राइटर मतलब ओनर मतलब मालिक, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द फाइनल अकाउंट, जो आखिरी में तैयार किया जाता है। तो चलिए, आज यहाँ पर मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया, इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन इसका समझा दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी टेलीग्राम को इस PDF के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।